रिसेंटली भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के स्क्रिप्ट को फाइनली डिकोड कर लिया गया दिन रात एक करके, जिसके बाद हमें ये भी पता चल चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ। तमिलनाडु के नील, महाराष्ट्र के नितिन और उत्तर प्रदेश के मुकेश की डेडिकेटेड टीम गुजरात के धोलावीरा साइट से मिले 10 डिजिट वाले साइन बोर्ड को पढ़ पाने में सक्सेसफुल रहे, जिसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअल में ये कोई सिटी नेम बोर्ड नहीं बल्कि इस दाढ़ी वाले बाबा का वो लास्ट मैसेज है जिसे डिसाइफर कर पाने में ये टीम कामयाब रही, जिसे पढ़ने पर पता चला कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और धोलावीरा समेत पूरे सभ्यता का पतन क्लाइमेट डिसऑर्डर या एक्सटर्नल इन्वेजन की वजह से नहीं बल्कि लैंग्वेज डिस्प्यूट के कारण हुआ था। टीम के मुताबिक साउथ अफ्रीका से भी बड़े इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का प्रोसेस तब शुरू हुआ जब धोलावीरा के असेंबली में मोहनजोदड़ो के एक व्यापारी ने जल को नीर कह दिया, जिसे सुनकर धोलावीरा के डॉकयार्ड प्रधान ने चिल्लाकर कहा, धोलावीरा में बिजनेस करना है तो पानी बोल, बोल पानी। इस बात को सुनकर उस व्यापारी के अंतरात्मा ने कहा माया ओ, लेकिन उसकी जबान ने सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए उस समय बस अपने फंडामेंटल राइट को रिपीट करना सही समझा, जिसका उसे फल भी मिला जब बहस के दौरान वहां के एक लोकल ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों शहरों में सिचुएशन बिगड़ने लगी और जिसकी उम्मीद भी थी IVS पर #धोलावीरा प्राइड और #स्टॉप मोहनजोदड़ोइयन इंपोजिशन ट्रेंड करने लगा। दोनों सिटीज के बीच धीरे धीरे व्यापार ठप पड़ने लगा। मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपनी लड़की धोलावीरा में ब्याने पर रोक लगा दी और दोनों शहरों के बीच फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया। इस लैंग्वेज वॉर का असर बाकी शहरों पर भी दिखने लगा, जिसके बाद सिटीज के बीच इंटरनल ट्रेड का चेन धीरे धीरे या कहूं तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। इस इंटरनल डिस्प्यूट को देखते हुए मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडस वैली के सिटीज पर हैवी टैरिफ लगाए, जिसके कारण इंडस वैली का एक्सटर्नल ट्रेड में भी डाउनफॉल देखने को मिला और इस तरह इंडस वैली का ट्रेड सिस्टम टोटली कोलैप्स कर गया। कहा जाता है कि फाइनल कन्वर्सेशन में दाढ़ी वाले बाबा ने दुख भरे स्वर में कहा, इस लैंग्वेज प्राइड के चक्कर में हमारा कल्चरल और कमर्शियल डिक्लाइन शुरू हो गया और अब हमारी सिविलाइजेशन अनसिविलाइज्ड होती चली जा रही है। इस सो लॉन्ग सिविलाइजेशन का नॉट सो गुड एंड देखकर लोगों ने कहा, यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी पुरानी, इतनी एडवांस और सिविलाइज सभ्यता का लैंग्वेज डिस्प्यूट जैसे नॉनसेंस रीजंस के वजह से ऐसा ड्रिवल एंड हो जाए। ये क्या हमारे डिटॉक्स जैसे दिमाग में इंटॉक्सिकेट बातें डाल रहा है? ऐसा होता भी है क्या कहीं? वेल, मेरे पास ऐसे 100 आर्टिकल्स और वीडियो समेत अदर सोर्सेज है जहां एक ग्रुप ने जो लैंग्वेज प्राइड का फायदा उठाकर दूसरे किसी पर्सन जो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे स्टेट के होते हैं उसे पहले ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुझे मराठी नहीं आती या कन्नड़ नहीं आती और फिर एट द एंड उस पर्सन पर हाथ छोड़ दिया जाता है। मैं इस केसेस को डिस्क्राइब नहीं करूंगा या उन पर अपना डिसीजन नहीं दूंगा क्योंकि ये काम स्टेट का है जो कि वो लोग अच्छे से कर भी रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपको ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। लैंग्वेज डिस्प्यूट के अंदर नॉर्मली लैंग्वेज को जोड़ा जाता है आइडेंटिटी से, जहां ये माना जाता है कि लैंग्वेज को पहचान नहीं मिली या कोई सुपीरियर लैंग्वेज अपना डोमिनेंस छोड़ने लगा तो इससे उनकी लैंग्वेज का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके कल्चर पर ही खतरा आएगा। अब पहले नजर में ये रीजन वैलिड लग सकता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है कि यस, लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को सिक्योर या प्रमोट करे। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लैंग्वेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर ही लैंग्वेज है और लैंग्वेज ही कल्चर है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 10% यानी 12 करोड़ इंडियंस इंग्लिश में बात करते हैं, जो कि यूएस के बाद एज पॉपुलेशन भारत दूसरे नंबर पर आती है जहां इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। टीचर एंटर, नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग। एंड जिसका ट्रेंड नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी समय से रहा है, जबकि इंग्लिश का इंडियन कल्चर से कोई कनेक्शन ही नहीं है। यही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में हिंदी को एजुकेशन में प्राइमरी यूज करने को #स्टॉप हिंदी इंपोजिशन का ट्रेंड चलाकर अपोज किया जाता है, जो कि काफी हद तक सही भी है। पर इन्हीं स्टेट्स में इनडायरेक्टली सही एजुकेशन में इंग्लिश को एज अ मीडियम प्राथमिकता दी जाती है। अब इंग्लिश को लेकर इस क्रेज के कारण ये तो नहीं हुआ कि इंग्लिश ने रीजनल लैंग्वेजेस की जगह ले ली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज देश में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती। मैं वचन देता हूँ। Please speak in English, Dylan. मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा।
स्टिल अगर कोई दूसरी लैंग्वेज किसी स्टेट में एज ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, फिर भी उस लैंग्वेज का वहाँ की कल्चर पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे बिहार जो 1881 में फर्स्ट इंडियन स्टेट बना जहाँ हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, आज के टाइम में भी वहाँ की कल्चर उसी तरह से, या कहूँ तो रिसेंट टाइम में कुछ ज्यादा ही पॉपुलराइज्ड हुई है। जैसे छठ पूजा जो बिहार के बाहर भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, इवन विदेशों में भी इसकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। खेलवा के पाद पारे उगेलन सूरज माले झाके झुके। हाँ, ये हो सकता है कि मगही, भोजपुरी या मैथिली बोलने वालों की संख्या एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन घटी हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस गायब हो गई हो या फिर यहाँ के संस्कृति पर कोई इसका असर पड़ा हो। आज भी रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ के लोगों की पहली पसंद है। इवन हम सिख और पारसी रिलीजन को देखें, जिनकी पॉपुलेशन हमारे देश में लेस देन 2% है, इनमें लैंग्वेज वॉर या हमारा धर्म खतरे में है ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। कोई पंजाबी ये नहीं कहते हुए दिखता है कि पंजाब में रहना है तो पंजाबी बोलनी ही पड़ेगी। पर कुछ बड़े स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन कई देशों के पॉपुलेशन से ज्यादा है, उनमें लैंग्वेजेस या कल्चरल इनसिक्योरिटी की भावना देखने को मिलती है, जिसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जैसे जाति और धर्म की पॉलिटिक्स पर नॉर्थ इंडिया में लोगों का काटा जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र और साउथ इंडियन स्टेट्स में लैंग्वेज की पॉलिटिक्स पर लोगों का काटा जाता है। जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र में एक बस ड्राइवर को पीटा गया, इसलिए नहीं कि उसने हिंदी बोली, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कन्नड़ा में बात की, जिसके रिस्पॉन्स में फिर कर्नाटक में भी एक मराठी बस ड्राइवर के साथ सेम यही बदसलूकी की गई। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी हरकतें सभी करते हैं, बट यस, रिसेंट टाइम में ये देखा गया है कि लोकल रेजिडेंट्स किसी आउटसाइडर से डिस्कशन के दौरान वेपन के तौर पर अपने लैंग्वेज को यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतिहास में लंबे समय तक फारसी और अंग्रेजी एज ऑफिशियल लैंग्वेज रही, फिर भी रीजनल लैंग्वेजेस को इनसे कोई खतरा नहीं हुआ। पर आज जब देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और जनसंख्या कई देशों के पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुकी है, तब कुछ गिने चुने लोगों को अपनी लैंग्वेज खतरे में दिख रही है। एक बंदे ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब उसने पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े शख्सियत का गेटअप किया, फिर उस गेटअप में किले में पहुंचा और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को धमकाता नजर आया कि तुम्हें मराठी क्यों नहीं आती, क्यों नहीं सीखी मराठी अब तक। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? कितने साल हो गए? हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? मराठी का नाही येत तुला? कधी शिकणार? जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस भी आती थी मराठी के अलावा, जिसे आज के टाइम में किसी नॉर्मल मराठी से बोल पाना एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग छत्रपति शिवाजी महाराज का पर्शियन पर कमांड को देख करके औरंगजेब इंप्रेस हो गया था। सो ओवरऑल देखे तो लैंग्वेज को सिक्योर करने के बजाय प्रमोट करने पर ध्यान देना चाहिए, और प्रमोट भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो इस बंदे ने अभी किया, बल्कि प्रमोट करने के 100 अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे राइटिंग्स के थ्रू, या किसी को सिंगिंग आता है तो सिंगिंग के थ्रू, या फिर किसी कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू, या इवन मूवीज के थ्रू। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया एक दिन यूनियन ऑफ इंडिया से फेडरेशन ऑफ इंडिया में बदल जाएगा, और फिर फेडरेशन ऑफ इंडिया से वही 1947 से पहले वाला 565 रियासत वाला टुकड़ों में बट के रह जाएगा। और फिर ये मत एक्सेप्ट करना कि कोई दूसरा सरदार पटेल वापिस आ जाएगा इस देश में, जो इस देश को फिर से यूनाइट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।